नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान हैं। राजस्थान विधानसभा में 2 बार सदस्य रहे और वर्तमान राज्यसभा सांसद, साथ ही बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब। मदन राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में। शुरू से शुरू करते हैं। आपका जन्म पाली जिले के रायपुर गांव में हुआ था और आप 60-70 के दशक में आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। तो सक्रिय राजनीति में आपकी शुरुआत किस तरह से हुई थी? यूँ तो मैं क्या बचपन से स्वयंसेवक था। पढ़ना शुरू किया तभी संघ की शाखा में जाना शुरू किया। हमारे अध्यापक जो थे पढ़ाते थे वो स्वयंसेवक थे, तो उन्होंने प्रेरित किया तो फिर हम जाने लग गए। शुरू में तो यूँ ही जाने लगे, धीरे धीरे समझने लगे। फिर छोटे मोटे आईटीसी वगैरह ये हुआ। फिर 1968 में मैंने प्रथम वर्ष कर दिया था ओटीसी के। संघ का जो प्रशिक्षण वर्ग दूसरा जो है 71 में और फिर तीसरा 72 में। तो उसके बाद एक ये हमारे से चर्चा की गई कि 2 वर्ष आप अपने पढ़ाई के बाद संघ के लिए दो। परम पुण्य गुरु जी का देहांत हो गया था उस समय। हमारे जो सरसंघ चालक थे, द्वितीय सरसंघ चालक, तो मैंने 2 वर्ष दिया। पाली के जिलाध्यक्ष भी रहे थे आप। उसके बाद में इमरजेंसी की बात की आपने। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए और बीजेपी ने तो बड़े जोर शोर से इसके बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। इमरजेंसी से जुड़ी हुई कुछ याद, कुछ एक्सपीरियंस आपका वो हमसे आप साझा करना चाहेंगे? इमरजेंसी में एक्चुअली क्या है कि रातों रात 25 जून की रात को लगी और सवेरे ही आरएसएस के सरसंघ चालक जी से लेकर के अटल जी, अडवाणी जी से लेकर के और सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। समाजवादी नेताओं को भी किया, सभी को, राजनीतिक विरोधी जो थे इंदिरा जी के खिलाफ में, तो गिरफ्तार कर दिया था सबको। और फिर बाद में ये देखा गया कि उनसे संबंधित लोगों को भी गिरफ्तार करें, तो फिर हमारे भी वारंट इश्यू हो गए मिसा के, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त? ना, गिरफ्तारी तो क्या, हमको आदेश था कि आपको बाहर रहना है। और जो लोग गिरफ्तार हो गए, एक तो उनके परिवार की देख रेख करनी है, उनको संबल मिले, क्यों एकाएक उठा करके ले गए ना। तो किसी की बेटी की शादी होनी थी, किसी के बच्चे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना था और एकाएक मुखिया को गिरफ्तार करके अंदर टिका दे, तो उस घर की स्थिति बड़ी ऐसी होती है कि क्या करे क्या ना करे। तो एक तो उन परिवारों को थोड़ा ठीक ठाक हिम्मत देनी थी। फिर जब वारंट इश्यू हो गया तो आंदोलन करना था। ऊपर से निर्देश था कि कुछ लोगों को तैयार करके जेल भरो, आंदोलन कराओ। तो 14 नवंबर 1975 से आंदोलन शुरू हुआ। नेहरू जी का जन्मदिन माना जाता है, चाचा नेहरू का बाल दिवस। तो उस दिन से आंदोलन करवाना शुरू किया। तो फिर हमने आंदोलन करवाए। हमने 68 लोगों को वहाँ से पाली से आंदोलन करवा करके जेल में भेजा। आज तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है और पिछले 15 साल तीसरी बार बनी है। आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मैं आपका एक पुराना याद कराना चाहूँगा कि जब 1992 में कश्मीर के लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया था, जो प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी हैं वो भी साथ में थे, आप भी उस वक्त साथ में थे। तो उस वक्त का क्या एक्सपीरियंस था बताते हैं? उस वक्त तो वहाँ तिरंगा ही नहीं मिलता था। एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय तिरंगा फहराने के लिए यात्रा निकली, जगह जगह से लोग गए। हम भी पठानकोट तक गए। पठानकोट से पहले तो हम सबको बसों से जाने की योजना थी, लेकिन एकाएक पुल को उड़ा दिया। सरकार ने ही उड़ाया होगा शायद, कि अधिक लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ। तो उड़ाने के बाद में फिर वापस लौट के आए तो कुछ लोगों को चुना कि जिनको प्लेन से ले जा करके और वहाँ उतारा जाए, लेकिन झंडा फहराएंगे, ये हमने तय किया था। अच्छा, तो एक और आपने आंदोलन में अब तक ना इमरजेंसी में गिरफ्तारी हुई है आपकी, उसमें नहीं हुई है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में आप गए थे, गिरफ्तारी वहाँ हुई थी आपकी?
क्या experience मेरी हुई साहब मथुरा के नरहोली थाने में। अच्छा। हमको ट्रेन से उतार दिया, पता चल गया उनको कैसे भी कि ये आंदोलनकारी है। मैं वाहिनी प्रमुख था उस समय, तो वहाँ से उतार के मुझे नरहोली थाने में ले गए। थाने का नाम ही है नरहोली। वहाँ उन्होंने सबकी जम के पिटाई भी करी। यहाँ के एक पवन शर्मा थे जयपुर के, अच्छा। उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। और हमारे भी हमको कहा कि बोलो अडवाणी सिंधी है, वो राम को नहीं मानता है, झूलेलाल को मानता है, बोलो। हमने कहा नहीं, वो राम भक्त है। तो ऐसा करके फिर हमारी पिटाई भी हुई। और मेरे तो वो यहाँ तार लगा के डायनोमा से करंट भी दिए। वो घुमाता था एक टॉर्चर। हाँ, टॉर्चर करके स्ट्रांग रूम में ले गए, ले जा करके और के बोले बोल। हमने नहीं बोला, करंट को पी भी गए हम। डे आपका बड़ा आंदोलनों वाला एक यात्रा रही है आपकी। तो अब बात करते हैं आपकी मौजूदा जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उस पर। आप 26 जुलाई 2024 में आपको पहली बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया था और उसके बाद में फरवरी 2025 में आप दोबारा निर्विरोध री इलेक्ट हुए हैं। प्रदेश की बीजेपी की टीम का अभी तक गठन नहीं हुआ है, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि संगठन की संरचना जो होती है ना, पहले सदस्यता अभियान चलता है, सदस्यता अभियान से फिर सक्रिय सदस्यता अभियान चलता है, सक्रिय सदस्यता करने के बाद बूथ के चुनाव कराते हैं, बूथ की समिति का गठन होता है, और उसके बाद मंडलों के चुनाव होते हैं, मंडल की समिति का गठन होता है, उसके बाद जिले की अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, फिर उनकी समिति का गठन होता है, फिर प्रदेश प्रतिनिधि बनते हैं, वो प्रदेश प्रतिनिधि मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, फिर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करते हैं। ये एक प्रक्रिया है। फिर समितियाँ जब नीचे से बनती है, बूथ समिति, मंडल समिति, जिला समिति, फिर प्रदेश की समिति, तो सामूहिक निर्णय होता है। निर्णय करके एक टीम तैयार करके, हमारे यहाँ 10 मंत्री हैं, तो हम एक साथ 25-30 नाम भेज देते हैं। 10 उपाध्यक्ष हैं तो 15-20-25 नाम भेजते हैं उनको, इस समकक्ष। तो इस तरह का कुछ नहीं चलता, जैसे कोई दबाव हो, सिफारिश ना, हो? कोई दबाव नहीं। लेकिन अभी हाल ही ये में एक्चुअली थी जयपुर नहीं। की एक जो जिला कार्यकारिणी आप है, जो कह रहे हैं, एक मुझे पता लिस्ट चला। लीक हुई थी, नहीं, लीक वाली उसमें बात सिफारिशों नहीं। के नाम थे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये कल वाली खबर का तो मुझे पता करना है वैसे भी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। कि मैं राज्यसभा में था और लौट के आया और एकदम से मुझे जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं एक्चुअली आज भी कार्यालय में बैठ करके सबको जो इतने समय का लोड था, वर्क लोड, उसको फिर पूरा किया। राठौड़ साहब, एक चीज़ और अभी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायत राज के चुनाव हैं, इनमें जो देरी हो रही है उसको लेकर के विपक्ष बहुत हमलावर है। तो पार्टी संगठन के मुखिया के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्यों देरी हो रही है? मैं इसमें 2 बात निवेदन करूँगा। देखिए, विपक्ष हमलावर तो तब होता है जब विपक्ष में कोई दम होता। अच्छा। अभी विपक्ष देखिए, जैसे 36 उपचुनाव हुए पंचायत निकाय के, स्थानीय निकाय और पंचायत, उसमें 36 में से 29 हमने जीते, कांग्रेस केवल 4 जीत पाई। तो अब विपक्ष हमलावर क्यों है? वो अपने खुद का सोचे कि भाई हमला करने के लिए ताकत तो चाहिए ना। अच्छा राठौड़ साहब, आप और आपकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की भी पक्षधर है, उसका जोर शोर से समर्थन करती है। राजस्थान में कुछ एक जिला परिषद हैं जो 2027 में जिनका कार्यकाल पूरा होगा। अब अगर वन इलेक्शन वन नेशन वाली बात आएगी तो वो फिर उसमें कैसे शामिल हो पाएंगे? वो हम एक बार भंग करेंगे। अच्छा। और भंग करके नेशन वाइज भी बात करूं कि उदाहरण के लिए कि अभी बिहार में चुनाव होंगे, मशीनरी सारी लगेगी, अधिकारी भी लगेंगे, सारे नेता भी लगेंगे वहाँ, और वहाँ जा कर के और प्रचार करेंगे और सारा वहाँ, तो काम ठप हो जाएगा। क्योंकि देश भर से अलग अलग नेता और अधिकारी सरकार लगाएगी, मशीनरी सरकार लगाएगी, नेता भी प्रचार में जाएंगे, तो पेन डाउन स्ट्राइक हो गई एक प्रकार से। एक साथ चुनाव हो जाए, मतलब एक साल में या पहले शुरुआत में ही हो जाए, तो चुनाव
मैं एक साथ मतलब जैसे अभी पंचायतों के चुनाव करा दिए, 15 दिन का गैप दे करके और म्यूनिसिपैलिटी के करा दिए, 20-25 दिन का दे करके और विधानसभा के करा दिए। ऐसे यदि चुनाव करवा दिए तो एक बार चुनाव हो गए, फिर 4 साल तक विकास। एकीकृत विकास की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है बोर्ड्स, निगम, ये आयोग जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब अभी बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं, निगम के चेयरमैन हैं, यहाँ की आयोग हैं, महिला आयोग और बाल विकास जो है उसमें भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं? कांग्रेस में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस आते ही जो नियुक्तियां होती है उनको रद्द कर देती है और फिर अपने लोगों को बिठा देती है। हम उनको पूरा अवसर देते हैं काम करने का। जब तक व्यक्ति नियुक्त नहीं होता तब तक वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। जब नियुक्त हो जाता है तो वो जन सेवक है, वो सेवक है, उसको सेवा करना है, तो उसको हमने अवसर दिया। फिर भी अब हमारी प्रक्रिया चल रही है। आपने बात की कांग्रेस में नियुक्तियां और जिम्मेदारियों को लेकर के, तो एक सवाल इस पर यह आता है कि जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए हैं लोग, उनमें अभी तक किसी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। 2 लोगों को छोड़ दीजिए आप, ज्योति मिर्धा और गौरव वल्लभ को, बाकियों को अभी कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो क्या वजह है, उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे या नहीं? इसमें क्या है साहब कि वो कोई लाभ के पद के लिए हमारी पार्टी में आया नहीं है कि हमें कुछ पाना ही पाना है। वो एक सोच के आधार पर है, निष्ठाएं हैं उसकी बनी है। उसने देखा कि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए, जिससे देश का विकास संभव है। ये खतरा तो नहीं है कि आपका जो मूल सदस्य है, आपका मूल कार्यकर्ता है, वो नाराज ना हो जाए? हमारे मूल कार्यकर्ता ने उसको अंगीकार किया है। हमारा मूल कार्यकर्ता भी पद लोलुप नहीं है, सत्ता की केवल के नहीं हमको ही कुछ बनाया जाए इस भावना से नहीं है। कार्यकर्ता का उपयोग होता है, कहीं भी हो उसका उपयोग होगा ही होगा। बीजेपी एज अ पार्टी, बीजेपी ने कई मौक़ों पर इस तरह की जो है एग्जाम्पल भी दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं कि अगर कार्यकर्ता की निष्ठा है कैसे कहाँ उसका उपयोग करना है। आपके साथ भी तो है, आप 2 बार लगातार एमएलए थे और 2023 में आपको टिकट नहीं दिया था। आपने एक बार निर्दलीय उतरने की भी ऐलान कर दिया था, बाद में वापस आपने पर्चा ही वापस लिया, फिर आपको राज्यसभा भेजा गया। तो आपको क्या उस वक्त लगा था ऐसा कि मैं पार्टी का कहना मानूंगा, पार्टी का सिपाही बना रहूँगा तो मुझे आगे मिलेगा? मतलब क्यों, आप कैसे माने थे उस बात को? देखिए, मैं लगातार 2 बार नहीं रहा। हाँ, लगातार नहीं, 2 मैं 2003 में पहली बार एमएलए बना जी। 2008 में मुझे पार्टी ने नहीं लड़ाया, मैंने पार्टी का काम किया। 2013 में मुझे फिर लड़ाया, मैं हाईएस्ट वोटों से जीत के आया बीना का जैसे बीना जी को मैं जितने वोट उन्होंने प्राप्त किए उससे ज़्यादा अंतर था। मैं जीत के आया, मुझे और स्टेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया, मैं विधानसभा में डिप्टी चीफ भी था। 18 में फिर नहीं लड़ाया, मैंने पार्टी का काम किया। 23 में मुझे उम्मीद थी, मुझे कहा गया लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया। कोई बात नहीं, थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा बहुत कभी कभी मन में होता है, मानव स्वभाव है, तो वो लेकिन डिसिप्लिन में रह करके मैंने पार्टी का काम किया। मोदी जी से बात हुई थी? नेतृत्व का निर्देश था और मैंने अनुशासन में रह करके पार्टी का काम किया। तो अब आप राज्यसभा पहुंच गए और अभी हाल ही में आपको संसद में संसद रत्न अवार्ड दिया गया। अभी हाल ही में आपको संसद रत्न अवार्ड दिया गया और वो भी ओवरऑल कैटेगरी में। मतलब ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है कि आपने बहस में, आपने डिस्कशंस में, आपने बिल्स में, सवाल पूछने में कितना हिस्सा लिया, तब आपको इसके लिए एक जूरी चुनती है। राज्यसभा में हम राजस्थान की बात करें तो आप तो यहाँ से हैं, लेकिन बाहरी जो उम्मीदवार हैं उनको भेज दिया जाता है। आपकी पार्टी से रवनीत बिट्टू हैं, मुकुल वासनिक के कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग प्रदेश की बातों को, प्रदेश के हित को वहाँ पर उस तरीके से उठा पाते हैं? उस स्तर से नहीं उठा पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अब जैसे सोनिया जी यहाँ से चुन करके गई तो उनको यहाँ अपना जो LAD लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है वो भी यहीं खर्च करना है, तो उनको तो पता नहीं है, तो वो फिर पार्टी को देती है और फिर पार्टी उस हिसाब से काम करती है।
लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारी पार्टी की यदि बात करें तो बिट्टू साहब को लिया, तो वो चूँकि पंजाब में पंजाब से आते हैं और केंद्र में मंत्री बने, तो उनको 6 महीने में राज्यसभा का या सदस्य लोकसभा का कहीं भी होना होता है। तो उस समय और कहीं चुनाव नहीं थे, तो फिर यहाँ से भेज दिया। वो राज्य के हित की बात जब आती है तो उससे जुड़ा एक सवाल बनता है। अभी दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चली और वहाँ पर ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन हम ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात करते हैं, जब सिंधु जल समझौता पाकिस्तान का जो साथ था उसको रद्द कर दिया, उसको एक स्थगन वाली स्थिति में ला दिया। राजस्थान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, इस स्थिति में सिंधु जल समझौता जो आज स्थिति है या मान लीजिए बाद में उसका कुछ मॉडिफिकेशन होता है, तो राजस्थान को उसको किस तरीके से आप देखते हैं? राजस्थान कैसे उसमें लाभ मिलेगा, कैसे राजस्थान को फ़ायदा हो सकता है? आप क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, ये जिस समय देश का बंटवारा हुआ तब भी तय हो गया था कि ये हमारा पानी है, लेकिन उस समय नेहरू जी की इच्छा थी कि नहीं, पाकिस्तान के लोग फिर भूखे मरेंगे, क्या होगा, विशेष रूप से पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका क्या होगा, ऐसा करके नेहरू जी का थोड़ा आग्रह था। तो पानी देना तय हुआ। 1960 में एक समझौता हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में, उसमें 40% हमको मिलना तय हुआ, 60% पाकिस्तान के पंजाब को मिला। तो ये भी मर्सी पर था, मतलब, लेकिन नेहरू जी की इच्छा से दे दिया। हमारे पास उस समय मान लो तैयारी इतनी नहीं थी कि हम 40% पानी ले सकें, तो हमने 20% लिया। तो हमारा जो 20% उस समय से 1960 से लेकर के और 25 तक वो पाकिस्तान पंजाब में काम में ले रहा है। अब हमने जब पाकिस्तान हमारे यहाँ जब आतंकवाद हमले करवा रहा है, आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों की हत्याएं करवा रहा है, तो फिर हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये तय किया कि क्यों हम पानी दें, तो उसको एबेंस में डाल दिया। एबेंस में डाल दिया तो अब आगे क्या निर्णय होता है ये तो सरकार करेगी, लेकिन हमको हमारे हक का पानी तो मिलेगा, वो तो हम लेके रहेंगे। राजस्थान से बिलोंग करते थे जगदीप धनखड़ साहब, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर जब जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, इस पर कई तरह के आस लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया उन्होंने। आप तो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्टी के मेंबर होते हुए और राज्यसभा के मेंबर होते हुए, आपको क्या लगता है इस्तीफे की वजह क्या रही है? मुझे भी यही लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से ही उन्होंने त्यागपत्र दिया। कारण बताता हूँ मैं आपको कि उस दिन मैं था सदन में, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी चेयर पर थे, लगातार वो खड़गे जी से बैठिए बैठिए सुनिए, फिर कभी नड्डा जी ने कहा तो वो उस पर भी सुना, फिर वो और जो सांसद है कांग्रेस से उससे वो मतलब यूँ हर बार संघर्ष टाइप का ये हुआ था। ऐसे करते करते 0 आवर शुरू हो गया। 0 आवर में एक एक सदस्य जिनका लिस्टेड होता है वो बोलना शुरू करते हैं, तो वो बोलते 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 28 लोगों का उस दिन लिस्ट में नाम था, 18 तक बोल दिए। फिर एकाएक पता नहीं उनको क्या जची का नहीं, मैं सोचता हूँ स्वास्थ्य कारण ही रहा होगा, उन्होंने एकदम से हाउस एडजॉर्न कर दिया 15 मिनट के लिए। हमको भी लगा कि 15 मिनट के लिए क्या किया, मतलब 11:45 पर हाउस एडजॉर्न किया 12 बजे तक के लिए। तो उनको शायद लगा होगा, हालांकि बुला सकते थे हरिवंश जी को, उपसभापति जी को चेयर पे बिठा के कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एडजॉर्न किया। तो एडजॉर्न किया तो हमको भी लगा कोई ना कोई तबीयत गड़बड़ हुई कि पता नहीं क्या हुआ। हाउस पे
चेयर पे बैठे बैठे ही, मतलब जब आए तब बड़े खुश मिजाज थे। तकरीर ये होती रही, तकरार तकरीर के बीच में भी वो संघर्षरत रहे, मतलब आप बैठिए, इसको संभालना करना सब कर रहे थे। फिर 0 ओवर शुरू हो गया, उसमें तकरार भी नहीं होती है। 0 ओवर में चलते चलते बोलते बोलते सभी कांग्रेस बीजेपी सभी सदस्य का नाम जिसका पुकारा जाता था वो बोलते जाते थे। 11:45 पर अचानक उन्होंने हाउस एडजॉर्न कर दिया। चेहरे पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई तनाव हो, कुछ भी हो। एडजॉर्न किया, चैम्बर में गए। 12 बजे हाउस जुड़ा तो हरिवंश जी आए चेयर पर, वो धनखड़ साहब आए नहीं थे। फिर थोड़ी देर के लिए धनखड़ साहब बीच में फिर आए 4:30 बजे के आसपास। चूँकि उन्होंने एक कोई विषय उस दिन दे दिया था सुबह, जस्टिस वर्मा वाले इश्यू पर, कुछ लोगों के साइन से लेकर के, तो उस पर वो अपनी रूलिंग दे करके और फिर चले गए। रूलिंग दी तो हमको लगा कि चलो रूलिंग दी है, रूलिंग दे करके फिर हरिवंश जी को बिठा दिया। हरिवंश जी को बिठा करके और वो अंदर चले गए। एक प्रक्रिया होती है रूलिंग की, वो दे करके वो 5 मिनट के लिए आए थे। 5 मिनट के लिए वो रूलिंग दे करके और वापस चले गए। वो ज़रूरी भी थी रूलिंग, वो रूलिंग दे करके और फिर उसके बाद फिर वापस नहीं आए। हाउस चला शाम तक, आराम से चला। उसके बाद फिर हाउस एडजॉर्न हुआ। एकाएक रात को मैं सोचता हूँ कि 9 बजे के बाद एकाएक सोशल साइट्स पर ये आया। इनसे पहले उपराष्ट्रपति जो राजस्थान से रहे हैं भैरव सिंह जी शेखावत, और फिर जगदीप धनखड़ साहब। अब आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति जो नया होगा वो क्या राजस्थान से हो सकता है? यहाँ कई नेता हैं जो ये योग्यता रखते हैं। थोड़ा बहुत ये मन में तो होता है कि हमारा हो तो अच्छा है, निर्णय नेतृत्व का है, लेकिन हर कोई मानव स्वभाव के मन में नहीं होता है क्या? होता ही है। इसलिए मानव स्वभाव, मैं भी मानव हूँ, स्वभावगत तो रहेगा कि मेरा राजस्थान से कोई आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी नेतृत्व तय करता है ना, हम तो अनुशासित सिपाही हैं। अगर राजस्थान से आपको लगे कि कोई उपराष्ट्रपति के लायक कैंडिडेट है तो आप किसका नाम देना चाहेंगे? यदि आपका नाम हो तो भी हमको अच्छा लगेगा। आपकी पार्टी के नेताओं की बात। वैसे भी उपराष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी से तो वो रहता नहीं है, वो निष्पक्ष, वो एक न्याय मतलब रेफरी होता है, खिलाड़ी नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो होता है वो खेल का रेफरी होता है, खुद खिलाड़ी नहीं होता। इसलिए अब कोई भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ पर आपके काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी जी जिस तरीके से सरकार बनने के बाद में उनका एक रवैया रहा, उनका काम करने का तरीका रहा, आपने बतौर अध्यक्ष उनको नोटिस भी दिया था, और तो अब हालांकि थोड़ा सा उसमें बदलाव सा देखने को मिल रहा है। तो क्या जो सरकार का मंत्रिमंडल है और संगठन है उसमें क्या यहाँ पर कुछ खींचतान अभी भी है, आपको लगता है? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, पहले भी नहीं थी। पहले भी देखिए, काम करने का अपना अपना एक स्टाइल होता है, और उसमें यदि संगठन को लगता है कि इस स्टाइल में ये ठीक नहीं है तो निर्देशित करता भी है संगठन, और फिर जिसको निर्देशित किया है उसने व्यवस्था के अनुरूप काम करना मतलब प्रारंभ भी किया है, व्यवस्था के अनुरूप करता है तो स्वागत योग्य है। बात करते हैं विपक्ष की। इन दिनों जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत साहब, ये एक बार फिर से खूब सक्रिय नज़र आ रहे हैं और आपकी सरकार को लेकर के, आपके नेतृत्व को लेकर बार बार रोज़ नए हमले करते हैं। तो आपका बतौर संगठन अध्यक्ष आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं गहलोत साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके 1000 साल जीने की कामना करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि दीपक में जितना तेल होता है, बुझने से पहले जोर तेज से लौ जलती है।
राजनीतिक दृष्टि से अब उनका अब पॉलिटिक्स में कोई मैं सोचता हूँ कि कोई जंप करने की स्थिति नहीं है। उनको अब दूसरी चुनौती नजर आने लग गई है। हाँ, पहले तो वो पायलट जी को समझते थे, तो पायलट जी को तो नकारा निकम्मा कह करके एक तरफ फेंक भी दिया। तो अभी तो बोल रहे थे कि भूलो और आगे बढ़ो। वो तो क्या करे, जब तीसरा आ रहा है तो दोनों एक हो जाओ भाई। ये हम आपस में लड़ते रहे और तीसरा बाजी मार रहा है। जूली साहब जैसा व्यक्ति, जूली साहब के बारे में मैं एक बार बताऊँ, थोड़ा गंभीर तो है। विधानसभा में मैंने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी है, थोड़ा 2-3 बार मैं भी गया हूँ विधानसभा में, तो गहलोत साहब को लगने लगा कि ये और कहाँ आ रहा है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो गई। दोनों साथ में मिलकर काम करो, लेकिन पायलट जी कभी साथ रहेंगे नहीं। मदन राठौड़ साहब, आज खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।